अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। आज पाकिस्तान की कदीम तरीन दरसगाह, जिसकी ईंटों से इकबाल, फैज़, नून मीम राशिद और अशफाक अहमद की तहजीब झलकती है, जिसकी मिट्टी में फ़िक्र फ़न की आबियारी होती है, जहां तालीम हासिल करने वाले खुद को इकबाल की रिवायतों का अमीन समझते हैं, वो दरसगाह जो सरापा मोहब्बत है, अमन है और मोहब्बत और भाईचारे के फ़रोग़ की बात करती है। मेरी मुराद लाहौर की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है कि जहाँ पाकिस्तान भर से तलबा इल्म की प्यास बुझाने के लिए आते हैं, जो मुल्क को कौम की खिदमत का ख्वाब सजाए जामिया का रुख करते हैं। आज उन्हीं इकबाल के शाहीनों को उड़ान भरने का नहीं बल्कि खाकबाजी का दर्स दिया गया। शिकायत है मुझे यारब खुदाबंदाने मकतब से, सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में सियासी अखाड़ा सजाया। इस सियासी अखाड़े में नौजवान नस्ल की तरबियत, अखलाकी अक़दार और माशरती कदरों का दर्स तो नहीं था, हाँ अलबत्ता हस्बे साबिक अपने सियासी मुखालिफिन के लिए घटिया और अखलाक से गिरी हुई ज़बान का इस्तेमाल ज़रूर था। वो अपने मुखालिफिन को चोर चोर, डाकू डाकू और गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटना हरगिज़ नहीं भूले। जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के सियासी पंडाल में पहुंचे तो उनका लबो लहजा क्या था, झलक आपके सामने रखता है। मौसम क्या कह रहा है, तरीका बता रहा है कि किसी और तरीके से लेके आओ। इसकी दमाद की हाउसिंग सोसाइटी में लग रहा है, ऑडियो लीक्स हुई हैं। थोड़ी सी भी इसमें शर्म और हया हो तो आज रिजाइन कर दे। मरियम ने डबल पीएचडी ली हुई है झूठ बोलने की। अब यहाँ सवाल यह कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जैसी दरसगाह में सियासी पंडाल सजाने की इजाज़त किसने दी? तलबा को क्लासरूम से निकाल कर ग्राउंड में खास जमात का जलसा अटेंड करने पर किसने मजबूर किया? और फिर सवाल तो ये भी है कि वाइस चांसलर GCU ने इस सियासी पंडाल के इनेकाद पर इनकार क्यों नहीं किया? ज़राए के मुताबिक इस एक्टिविटी पर वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से गो हेड दिया गया, प्रेशराइज भी किया गया होगा वाइस चांसलर को, और फिर जाहिर है जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस हैं उनके दिए हुए अहकामात की बजावरी अगर वाइस चांसलर जामिया ना करते तो फिर क्या करते। इस सियासी अखाड़े का इनेकाद इस गो हेड के बाद हुआ। इस जलसे के इनेकाद पर बाकी जमातों की जानिब से एतराज़ करना तो बनता था और यही हुआ। नायब सदर मरियम नवाज़ और गवर्नर बलीगुर रहमान की जानिब से इस सियासी एक्टिविटी पर एतराज़ उठाया गया। मरियम नवाज़ ने ट्वीट करते हुए एतराज़ किया कि एक फितने को कॉलेज के अहाते में जलसा करने की इजाज़त देने पर वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि इल्म सीखने की जगह को सियासी नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करना ऐसा जुर्म है जिस पर सज़ा दिए बगैर नहीं छोड़ना चाहिए। जिसके बाद गवर्नर पंजाब ने भी इमरान खान के GCU में खिताब करने पर नोटिस लिया और कहा कि मुल्क के नामवर तालीमी इदारे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का सियासी अखाड़ा बनाना अफसोसनाक है। जामियात में इस तरह के सियासी जलसों की गुंजाइश नहीं है और इस तरह के जलसों और इन जलसों की जाने वाली ज़हन साजी के क्या नताइज निकलते हैं ये जानना कुछ ज़्यादा मुश्किल बात भी नहीं है। अब आपको वो पिक्चर दिखाते हैं, वो तस्वीर दिखाते हैं, वो नक्शा दिखाते हैं, इन खिताबात के नतीजे में उभर रहा है। लंदन के रेस्टोरेंट और सड़कों पर जो वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के साथ हुआ वो इसका मुँह बोलता सबूत है। मरियम औरंगज़ेब के साथ लंदन में जो कुछ हुआ उसकी एक झलक ज़रा आपके सामने रखते हैं, जिसके बाद फैसला आप पर छोड़ देते हैं कि इस तरह के लेक्चर्स जो यूथ को दिए जाते हैं उसके क्या नताइज बरामद होते हैं। ज़रा वो नक्शा आपके सामने रखते हैं। ये फेडरल मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं जो लंदन में मौजूद थी और लंदन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद कारकुनान की जानिब से उनको किस तरह हिसार में लिया गया, कुछ सवालात किए गए। यकीनन सवाल उठाना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए, लेकिन कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है ये सलीका तो हर बात सुनी जाती है। अब मरियम औरंगज़ेब साहिबा से सवालात हुए, उन्होंने सवालात के जवाब भी दिए। शायद जब लॉजिकल आर्गूमेंट ख़त्म हो जाता है तो फिर बात दलाइल के ज़ोर में नहीं बल्कि आवाज़ के शोर में होती है। यही देखा गया जब वो इस कैफ़े से या रेस्टोरेंट से, कॉफ़ी शॉप से बाहर निकली तो इन लोगों ने बड़ी दूर तक और बड़ी देर तक इनका पीछा किया और फिर क्या जुमले कसे गए, क्या बातें हुई। एक ख़ातून के साथ क्या इस तरह का रवैया रखना और फिर प्यारे गैर में वहाँ पर आप अपनी कम्युनिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ये अखलाकी तरबियत है, क्या ये सियासी तरबियत है, क्या ये मॉरल वैल्यूज़ हैं, क्या ये कॉन्डक्ट होना चाहिए पॉलिटिकल वर्कर्स का, क्या ये जस्टिफाइड है? ऐसे बहुत सारे सवालात तो फिर बनते हैं जब आप जाके ऐसी दरसगाहों के अंदर ये भाषण देंगे, किसी को चेरी ब्लॉसम कहेंगे, किसी को डाकू कहेंगे, किसी को चोर कहेंगे, किसी को फतना कहेंगे, तो उसके बाद ये नताइज बरामद होंगे। आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ ये हुआ है। हमने चंद रोज़ पहले वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल साहब के साथ जो कुछ हुआ
वो भी देखा। एहसन इकबाल को घेरा गया तो फिर तो चौकों और चौराहों के अंदर यही सियासी अखाड़े लगेंगे, ये बात घरों तक पहुंच जाएगी और फिर यही कुछ होगा जो दिखाई दे रहा है। लोग आपस में दस्तो गिरेबा होंगे। अगर हाथों से उम्मीदों का शीशा छूट जाता है तो पल भर में ही ख्वाबों से भी पीछा छूट जाता है, और अगर हम लोग जो कुछ देर लड़ना भूल जाते हैं, सियासी सूरबाओं का पसीना छूट जाता है। ये जस्टिफाइड नहीं है। अब जरा बढ़ते हैं कि ओवर द वीकेंड मुल्क में क्या होता रहा। मुल्क में हफ्ते के रोज और बाद में इतवार के दिन ऑडियो लीक्स का काफी चर्चा रहा। इन ऑडियो लीक्स ने जहां वजीर आजम हाउस समेत खुद वजीर आजम की सिक्योरिटी पर सवालात खड़े किए, वहीं नाकिदीन इस ऑडियो को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान आज अपने खिताब में इस बात का दावा भी कर रहे थे कि ऑडियो लीक्स में और भी बहुत कुछ आ रहा है, आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ उसकी एपिसोड्स आएंगी। सुना है कि ये आ रहा है कि जिसमें इलेक्शन कमिश्नर नवाज शरीफ से कह रहा है कि तोशा खाना में उनको नाअहल कर दें। ये है इलेक्शन कमिश्नर। इमरान खान साहब इन ऑडियो लीक्स को लेकर क्या कह रहे थे, जरा वो आपके सामने रखते हैं। जब बैन की हुई है इंपोर्ट हिंदुस्तान से, मरियम का दामाद मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है। ऑडियो लीक्स में आता है कि हिंदुस्तान से पार जनरेशन की मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर चेरी ब्लॉसम क्या कह रहा है? तरीका बता रहा है कि किसी और तरीके से लेके आओ। इसकी दामाद की हाउसिंग सोसाइटी में लग रहा है। ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है। मरियम कह रही है अब्बा जी को कि इमरान खान को हम तोशा खाना, इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, इसको फिक्र ना करें। इमरान खान के दावे के बाद सवाल यह है कि इनको मजीद आने वाली ऑडियो लीक्स के बारे में या ऑडियोज़ के बारे में कौन बता रहा है, और इन ऑडियोज़ में मजीद क्या मवाद मौजूद है। इमरान खान के इस बारे में गुफ्तगू करना एक शर्मनाक सियासी चाल है या इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है। मुल्क की सियासत में तहलका मचाने वाली ऑडियो लीक्स पर अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्शन लिया है और उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर लिया है, जिसमें ऑडियो लीक, मुल्क की सलामती और दीगर उमूर पर बात की जाएगी। सरकारी एलामिये के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुध को वज़ीर आज़म हाउस में तलब किया गया है। सरकारी एलामिये के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुध को वज़ीर आज़म हाउस में बुलाया गया है, जिसमें आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। इजलास में वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर ख़जाना समेत अहम वज़रा शरीक होंगे। इन ऑडियोज़ में पार्टी रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सलाह मशवरे के अलावा अब तक कोई ऐसी बात नहीं जो बरसरे इक़्तिदार नून लीग की हुकूमत के लिए बाइस तशवीश हो, लेकिन इन ऑडियो लीक्स ने बहुत से सवालात को ज़रूर जन्म दिया है। वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर क्वेश्चन ज़रूर रेज़ कर दिया है। फिंगर पॉइंटिंग है कि क्या वज़ीर आज़म हाउस इतना गैर महफूज है कि वहाँ होने वाली गुफ्तगू कहीं और सुनी जा सकती है। ये सवाल भी उठ रहा है कि ऑडियो सामने आने के बाद क्या वज़ीर आज़म हाउस में कौमी सलामती के मामले पर कोई इजलास हो सकता है, क्या वो सेफ होगा। ये भी कहा जा रहा है कि क्या हुकूमत और वज़ीर आज़म पॉलिसी साजी के लिए इन कैमरा सेशन करके मुतमईन हो सकते हैं कि ये इजलास इन कैमरा ही था। ये भी कहा जा रहा है कि क्या वज़ीर आज़म हाउस में ऐसे खुफिया रिकॉर्डिंग सिस्टम लगे हुए हैं जिन्हें हुकूमती अरकान भी नहीं जानते। पाकिस्तान में सियासी या सरकारी शख्सियात की वीडियोज़ और ऑडियोज़ लीक होने का ये कोई पहला वाक़या नहीं है, लेकिन इसमें ख़तरनाक बात यह है कि ये ऑडियोज़ ना सिर्फ डार्क वेब पर बराए फ़रोख्त मुबैना तौर पर, बल्कि दावा किया जा रहा है कि 8 GB के करीब डेटा $3,45,000 में बराए फ़रोख्त है, जिसमें बहुत से कौमी नौयत और हसास ऑडियोज़ भी मुश्तमिल है। और जो ऑडियोज़ लीक की गई हैं वो सिर्फ ट्रेलर है या टीज़र है, उसके तौर पर लीक की गई है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से इन ऑडियोज़ के लीक होने पर तशवीश का इजहार करने के साथ साथ ये भी कहा गया कि इन ऑडियोज़ में कि उनकी हुकूमत में तमाम फैसले मेरिट पर होते हैं। ताम वज़ीर दाखिला का ये भी कहना था कि इन ऑडियोज़ से नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता कि वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर कोई ये टारगेट हुआ, ये ब्रीच हुई है। ये तय नहीं है कि ये गुफ्तगू वज़ीर आज़म हाउस में हुई, हो सकता है किसी और जगह हुई हो। इंटीरियर मिनिस्टर इस पर क्या राय रखते हैं। अब दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के तर्जुमान और साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने दावा किया है कि हैकर्स के मुताबिक असल गुफ्तगू धमाका खेज़ है जो भी रिलीज़ नहीं हुई है। उनका कहना था कि बहुत अनहोनी बात है कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म हाउस बहुत गैर महफूज है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमत कैसे चल रही है। फवाद चौधरी ने हुकूमत से हैकर्स के साथ मुज़ाकरात करने और डेटा खरीदने का भी इल्ज़ाम लगाया है। वेब है ufile.io, इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ऑफिस की जो कन्वर्सेशन है वो तकरीबन 140 घंटे की 20 अगस्त से सेल के ऊपर लगी हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर भी साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से इतना कमज़ोर है कि उसके ऊपर कुछ भी जो है वो लीक हो सकता है, कोई भी चीज़ जो है वहाँ से बाहर जा सकती है और कोई भी ऐसी गुफ्तगू वहाँ पे नहीं है जो कि महफूज हो। इस गैर मामूली सूरत हाल की वजह से खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि ऑडियो लीक सिर्फ टेलीफोनिक गुफ्तगू की नहीं है बल्कि ये रिकॉर्ड शुदा गुफ्तगू है। तो इस राय के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात होते हैं और रोज़ाना बाकायदा इस बारे में तलाशी ली जाती है कि कहीं कोई जासूसी का आला तो मौजूद नहीं है। तलाशी का ये काम इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के SOPs के मुताबिक है, क्योंकि
यही एजेंसी वज़ीर आज़म, उनकी रिहाइशगाह और उनके दफ्तर की सिक्योरिटी पर मामूर है। ये पहली बार नहीं है जब ऐसी ऑडियोज़ लीक हुई हों। बेनज़ीर भुट्टो भी अपनी ज़िंदगी में अपने फ़ोन कॉल्स की टैपिंग का इल्ज़ाम आयद करती रही। सबसे मशहूर ऑडियो टेप जो लीक हुई थी वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस क़य्यूम, एहतसाब सेल के सरबराह सैफुर रहमान, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की उनके जजेस के साथ गुफ्तगू थी, जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को एक केस में सज़ा सुनाई थी। फिर 1993 में नवाज शरीफ की हुकूमत के तहलील होने के बाद, जो बाद में बहाल भी हो गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट इस केस की समाअत कर रही थी तो अदालत के सामने जजेस के फ़ोन रिकॉर्ड करने का मामला भी आया था। अदालत में बंद कमरे में होने वाली समाअत के दौरान जजेस और सियासतदानों की टेलीफोनिक गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग, उसका मवाद तहरीरी रिकॉर्ड भी पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस के फ़ोन रिकॉर्ड किए गए, जो वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुआ। इसके साथ साथ बहुत सारे और ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये मामला बाइसे तशवीश रहे हैं। रिसेंटली हमारी साइबर सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा सख्त है, कितनी ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी वॉल मौजूद है। पनामा पेपर्स केस में सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई के वक्त भी उस वक्त एक जासूसी ड्रोन वज़ीर आज़म की रिहायशी कंपाउंड और बाद में मुल्हिका इमारत में कायम IB हेडक्वार्टर के चक्कर लगाता था। IB ने मामले की छानबीन की और मुतल्लिका हल्कों पर वाज़ेह कर दिया कि ड्रोन दोबारा भेजा गया तो इसे मार गिराया जाएगा। जासूसी का मामला 2010 में भी सामने आया था, जिसकी खबर सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने लीक की थी और दावा किया था कि बाज़ गैर मुल्की मिशंस और उनके ऑपरेटर्स मुबैना तौर पर तकरीबन पूरी वफाकी हुकूमत, इसके तमाम आला दफातर और हसास तनसीबात बशमुल ईवान सदर, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट, वफाकी सेक्रेटेरिएट के दफातर हत्ता के दारुल हुकूमत के रेड जोन में वज़ारत दाखिला तक की जासूसी कर रहे थे। दिसंबर 2009 में उन्होंने खबर दी थी कि गैर मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला नामालूम हाथ वफाकी काबीना के इजलास की कार्रवाई की जासूसी की कोशिशों में मसरूफ़ है और इस मकसद के लिए वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट से एक मखसूस फासले पर जदीद तरीन आलात नस्ब किए गए हैं, जिनका पता चला लिया गया है। 9 सितंबर 2009 को वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास हुआ था। ताहम जिस कमरे में इजलास होने वाला था, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इस कमरे की क्लियरेंस नहीं दी गई थी, जिसके बायस ये इजलास 2 घंटे के लिए मौखर कर दिया गया था। इस बार इन ऑडियोज़ का लीक होना इसलिए भी ख़तरनाक है कि ये डार्क वेब पर बराए फ़रोख्त है। डार्क वेब क्या है और इस पर जराइम पेशा अफराद किस तरह काम करते हैं, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम आपको बताते हैं कि डार्क वेब असल में है क्या। डार्क वेब एक ऐसा गुमनाम आलमी इंटरनेट निज़ाम है जिसे तलाश करना तकरीबन नामुमकिन है और इसकी यही खुसूसियत इसे सियासी कारकुनान से लेकर मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद तक सब में मकबूल बनाती है। इंटरनेट की इस ब्लैक मार्केट में सिर्फ मालूमात ही नहीं बल्कि जाली पासपोर्ट्स, हथियार, मनशियात और फहश मवाद सब कुछ ईजिली एक्सेसिबल है। डार्क वेब दरअसल दुनिया भर में मौजूद ऐसे कंप्यूटर सारिफीन का नेटवर्क है जिनका मानना है कि इंटरनेट को किसी कानून का पाबंद नहीं होना चाहिए और ना ही इस पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को नजर रखनी चाहिए। किसी सारिफ की डार्क वेब तक रसाई का दारोमदार इसके पास मौजूद जो पेयर टू पेयर फाइनल शेयरिंग टेक्नोलॉजी है उसके सॉफ्टवेयर्स पर होता है कि पेयर टू पेयर कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। ये सॉफ्टवेयर सारिफीन और डार्क वेब की वेबसाइट्स की लोकेशन को बदलने का काम करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त साइबर सिक्योरिटी का कोई खास निज़ाम मौजूद नहीं है, इसीलिए आए रोज़ किसी न किसी आम शख्सियत की ऑडियो या वीडियो लीक होती रहती है। शख्सियात के साथ हमारे मुख्तलिफ इदारे भी इस जद में आते रहते हैं। पिछले बरस नवंबर में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पर साइबर हमला हुआ था। अगरचे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इस हमले में किसी माली नुकसान की इतलात नहीं मिली थी, ताहम बैंक की कस्टमर सर्विसेज पर असर पड़ा था। पिछले साल 14 अगस्त को वफाकी इदारे यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के डेटाबेस पर भी साइबर हमले की इतलात सामने आई थी, जिसके बाद FBR की जानिब से ऑपरेट की जाने वाली तमाम सरकारी वेबसाइट्स बंद हो गई थी और मुल्क की जो शिपमेंट्स हैं वो मुतासर होने के साथ साथ बॉर्डर स्टेशन पर मुख्तलिफ अशिया की कंसाइनमेंट्स भी फंस गई थी। FBR के डेटाबेस पर 23 मार्च 2020 को भी एक शदीद साइबर अटैक हुआ था, जिसे नाकाम बना दिया गया था। 2020 के आखिरी अयाम में नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी नादरा के डेटाबेस से 11.5 करोड़ पाकिस्तानी मोबाइल सारिफीन का डेटा मुबैना तौर पर डार्क वेब पर फरोख्त करने की रिपोर्ट्स का भी खासा चर्चा रहा है। इन ऑडियो लीक से एक बात तो साबित है कि वज़ीर आज़म हाउस समेत सरकारी इदारों के हवाले से सख्त सिक्योरिटी ब्रीच है। बहुत सारे सवालात हैं। अब ये कैसे हो सकता है, हैकर्स, वारदात क्या होता है, इस पर जो एथिकल हैकर हैं, एथिकल हैकिंग एक टर्म है, वो एथिकल हैकिंग जो लोग करते हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शामिर मीर साहब एथिकल हैकर हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले इसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, जो लोग इससे पॉलिटिकली फ़ायदा उठा रहे हैं, अब जाहिर है पॉलिटिकल ओपोनेंट्स इस पर खूब तनकीद कर रहे हैं। आज इमरान खान साहब ने भी की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चीमा साहब, सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, मैं इन ऑडियो लीक्स पे आता हूँ, लेकिन आज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जो सियासी पंडाल सजाया गया, मैं तो कहूँगा सियासी अखाड़ा लगाया गया, एक तालीमी दरसगाह के अंदर जो इकबाल और फैज़ की रवायतों की अमीन है, उस दरसगाह में इस सियासी अखाड़े को सजाने की इजाज़त किसने दी, एंड इज़ इट जस्टिफाइड चीमा साहब?
मैं समझता हूँ कि देखें, जब आप सियासत को किसी भी और चीज़ से अलहदा करते हैं, सियासत तो दुनिया का सबसे आपका नोबल जॉब है, जिसमें जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज है, वसाइल की मुनसफाना तकसीम है, जिसमें सोसाइटी को शऊर देते हुए साथ लेके चलना है, उनकी ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखना है, उनके दूसरे राइट्स का ख्याल रखना है। अखाड़ा साहब, अगर मैं इमरान खान साहब वाली सियासत की बात करूं तो फिर मुझे कल गुज़श्ता रोज़ जो हुआ लंदन की सड़कों पर मरियम औरंगजेब के साथ, तो फिर मुझे उसके अंदर भी एक अखलाकी तरबियत और सियासी तरबियत दिखाई देती है यंगस्टर्स की। देखिए, मैं समझता हूँ अखलाकी तरबियत और जो सियासी तरबियत है, इसकी बात ज़रूर होनी चाहिए। हम कभी भी एंडोर्स नहीं करते इस तरह की बात को, लेकिन एक बात समझ लें ज़रा, ये जो है ना, आपने एक क्रिएट कर दी है, एक अशराफिया क्रिएट कर दी कि उनको उनके हकूक़ का आपको बड़ा ख्याल है, लेकिन किसी गरीब का 33 मिलियन लोग डूबे हुए हैं और बेशर्म लोग सारी दुनिया में फिर रहे हैं, जिन्होंने उनको बचाना था, जिन्होंने उनको डुबोया है, वो बेशर्म सारी दुनिया में फिर रहे हैं। नहीं, दुनिया भर के अंदर जब पैगाम लिया यूनाइटेड जनरल असेंबली के अंदर, हमने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी, उसके अंदर पूरी दुनिया को पाकिस्तान का दर्द सुनाया कि एक अहम क्रूशल मौके के ऊपर वक्त की मुनासिबत से यहाँ पर तो ऑडियो लीक्स आ जाती हैं, कभी किसी की ऑडियो रिलीज की जाती है, कभी किसी की वीडियो रिलीज कर दी जाती है। मैं इसको लीक कहूँ या रिलीज करूँ, ये भी आप बता दीजिए। देखें, ये जो ऑडियो या वीडियो, मैं समझता हूँ कि ये उसी अशराफिया की कारस्तानी है। वो कोई औरत हो, वो जजेस की बनाए, वो जर्नलों की बनाए, वो किसी सियासतदान की बनाए, वो वज़ीर आज़म हाउस की जो ऑडियो हैं या वीडियो हैं, ऑडियो, ये किसी की मर्जी के बगैर तो नहीं गई। अपनी सियासी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद ही ऑडियो रिलीज कर देगा। लोगों ने उसकी हिफाजत करनी थी, उनकी मर्जी से गई हैं जी। अपनी सियासी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी ऑडियो खुद ही रिलीज कर देगा चीमा साहब कोई? नहीं, आपको ये कैसे आप कह सकते हैं कि उनकी साख को नुकसान पहुंचा? उनकी साख इससे बेहतर कब है? क्योंकि फायदा तो आप उठा रहे हैं ना उसका। वो तो ऐसे बोल रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप कह लें कि वो एक तयशुदा बात है कि इतना बोलना, इतना नहीं बोलना। उससे मरियम की साख को नुकसान डेफिनेटली पहुंचा है, या आगे पता नहीं आती हैं तो पता लगेगा किसके की साख को। जो पहले मैंने सुनी है एक दो, उसमें तो मरियम की साख को या इस तरह के लोगों को नुकसान पहुंचे, शहबाज शरीफ की साख को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वो तो ऐसे कानून और आइन की जैसे नाप तोल के बात कर रहे हैं, जैसे उसे पता है कि रिलीज होनी है। दूसरी बात है, आप कह रहे हैं कि इससे फायदा हुआ है शहबाज शरीफ साहब को? नहीं, वो सारी आएंगी फिर पता लगेगा कि फायदा होगा या नहीं, लेकिन जितनी ओरिजिनल शुरू में आई है उसका ज्यादा यूं लग रहा है चीमा साहब कि जैसे बाकी मान दो ऑडियोज का आपको पता है कि कहाँ है और क्या ऑडियोज अब रिलीज होनी है, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया, फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हैं कि आने वाली ऑडियो किस पर होगी। देखें, वो इसमें काफ़ी सारी तो आ चुकी हैं, लेकिन जितनी आई हैं इससे कई गुना पीछे हैं। मैं समझता हूँ इस तरह की चीज़ें हैं, ये बिट्स एंड पीसेस में आएंगी। ये देखें, 110 घंटे की है ना, 110 घंटे का मतलब है कोई, मैं वज़ीर आज़म हाउस में रहा हूँ, मुझे पता है ना 110 घंटे का मतलब क्या है। सो कोई भी मीटिंग वहाँ 40 मिनट 110 घंटे का मतलब 8 GB से ज़्यादा का डेटा है, और रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर ये डेटा डार्क वेब पर पड़ा हुआ है। डार्क वेब तक मेरी तो एक्सेस नहीं है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और जो फिर पड़ा हुआ है वो सेल कर रहा है वहाँ पे, आपके हाथ कहाँ से लगी ऑडियोज़? आज इमरान खान साहब ने बात की है कि नेक्स्ट ऑडियो इस पर नहीं, मेरे हाथ तो नहीं लगी ना, मेरे हाथ तो नहीं लगी। ये तो छोटे छोटे जैसे कहते हैं ना, आप क्या उसे प्रोमो कहते हैं, ये तो प्रोमो भी आए हैं ताकि इसका रेट लगे, इसको बचाने वालों का रेट लगे, खरीदने वालों का रेट लगे। ये छोटे छोटे प्रोमो ऐसे ना, कोई ऐसे आप ऑडियो ना समझे। नहीं, जिस पर्टिकुलर ऑडियो की बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, ऐसा कोई टीजर हमने नहीं सुना या प्रोमो हमने नहीं सुना है। वो कहते हैं अभी आएगा, और तहलका खेज ऑडियोज आ रही हैं। रेहान प्लीज बात कर, रेहान प्लीज बात करने दे, प्लीज बात करने दे, बात कर प्लीज। मैं कह रहा हूं कि देखें, इसमें जिस तरह इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जा रहा है कि कैसे उसने नाहल करना है, किस को नाहल करना है, किसको बचाना है, उसके किसको नाहल किए बगैर गुजारा नहीं होता, फिर बाकी जो चीज़ें आ रही हैं, ये सारी वो बातें हैं जो हम शुरू से करते हैं। ऐसा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नई बात नहीं है। जो हमारे खदशात थे वही बातें हैं, ये जो जिन खदशात का करप्शन का इजहार करते थे, आप कह रहे हैं कि ये इलेक्शन से भागने का करते थे, ये मैंडेट को ना मानने की बात करते थे, साजिश की बात करते थे, साइफर की बात करते थे, ये अलायंस की बात करते थे कुछ तबकात के साथ, वही सारी बातें हैं। हम इमेजिन कर सकते हैं क्या है, हमें मतलब इन्हीं कॉरिडोर में रहे हैं ना, हम इन्हीं राहदारियों में रहे, हमें पता है, लिहाजा हम इमेजिन कर सकते हैं, और उस इमेजिनेशन 99%, 98%, 90% ठीक होगी हमारी। नहीं, लेकिन चीमा साहब, जब आपके यहाँ को टैपिंग या बगिंग होती है तो आप कवानीन बताते हैं। आज अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर को बगिंग हुई है या ये कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो इसके ऊपर आप कवानीन नहीं बताएंगे, रादर देन कि आप इसका पॉलिटिकली इसको एक्सप्लॉइट करें या फायदा उठाएं? आप कहें कि ये जस्टिफाइड नहीं है जिस किसी ने भी किया है।
देखें मुझे कोई रगड़ा लगाए, जब भी मेरा कुछ भी ना हो, जाली बना के रगड़ा लगाए और मैं इनकी सफाइयाँ देता रहूँ, यार छोड़ें बात। What difference does it make? मैं इन करप्ट लोगों को एक मिनट सुन लेना जरा। दूसरी बात इसमें यह है कि हम कहते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये जिन लोगों की जिम्मेदारी थी इसको डिफेंड करना, वो क्यों नहीं इसकी प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर सके। और तीसरी बात ये कि जो साजिश जहाँ जहाँ सामने आ रही है, जो जिन अदारों का काम है आवाम को खिदमत करना, वो अगर किसी साजिश का हिस्सा बनते हैं तो इन लोगों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, हम ये कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज वेरी सीरियस अबाउट इट सर, वो तो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने के मूड में है, इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी बुला ली गई है। ये बड़ी सीरियस बात है। देखें इस मुल्क में जितने बड़े जुराइम हैं, देखें इसमें रिहान, इसमें जितने बड़े जुराइम हैं, जितने बड़े जुर्म हैं, उन सारों की आज तक FIR अल्लाह मियाँ पे काटी गई है कि अल्लाह की मर्जी थी, अच्छा, या उसके बाद अमेरिका पे काटी गई है। किसी पाकिस्तान की हदूद के अंदर रहते हुए किसी बड़े आदमी पे बड़े जुर्म की FIR नहीं काटी गई। कोई बड़ा आदमी भुट्टो की तरह था तो जब वो कमज़ोर हो गया उस वक्त उस पर FIR काटी गई या फांसी दी गई। सो हमें डाउट है कि बड़े आदमी, इसमें बड़े आदमी मुलव्वस हैं, इसमें बड़े आदमी मुलव्वस हैं, इसमें ताकतवर मुलव्वस हैं। हम ताकतवर मुलव्वस हैं तो उन पर हम चाहते हैं उन पर FIR काटी जाए। इसकी FIR अल्लाह मियाँ पे ना काटी जाए, इसकी FIR अमेरिका पे ना काटी जाए, इसकी FIR इस 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जो बाउंड्री है इसके अंदर रहने वालों पे काटी जाए जो जिम्मेदार है इसके। नहीं, ये ताकतवर लोग कौन हो सकते हैं सर? मुझे नहीं पता। वज़ीर आज़म खुद बड़ा ताकतवर है, राणा सनाउल्लाह बड़ा ताकतवर है, नवाज शरीफ बड़ा ताकतवर है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती ना सर कि वज़ीर आज़म खुद अपनी हुकूमत को दाव पर लगाकर ऐसी ऑडियोज करे, और ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, सेंसिटिव एरिया है प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। अगर ऐसा होना, दिस इज हीनियस क्राइम। उसकी हुकूमत दाव पे लगी हुई है, उसकी भतीजी उसको बैठने नहीं दे रही, उसको उसने दागदार करना था। दूसरी ये है कि जिस बंदे ने वज़ीर आज़म को बाहर भेजा, आपके कन्विक्टेड आदमी को, साबिक़ वज़ीर आज़म को बाहर भेजा, जो बंदा उसको वापस लेके आ सकता है, जिस बंदे ने वज़ीर ख़जाना को बाहर भेजा, फिर आज वापस आ रहा है वज़ीर ख़जाना बन के। इससे बड़ी हम बार बार कहते हैं बनाना स्टेट होती क्या है? बनाना स्टेट इससे बुरी एग्जांपल हो क्या सकती है बनाना स्टेट की कि वज़ीर आज़म हाउस की 110 घंटे की ऑडियो रिलीज हो जाए, एक कन्विक्टेड आदमी जो यहाँ पे। आई एम सॉरी, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। अब जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। इसहाक डार लंदन से वापस रख्ते सफ़र बांध चुके हैं, पाकिस्तान आएंगे, लेकिन डॉलर को पहले इसहाक का डर है। अब क्या है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक आते ही। वेलकम बैक। इसहाक डार लंदन से पाकिस्तान के लिए रख्ते सफ़र बांध चुके हैं। इसहाक डार शहबाज शरीफ के साथ मुल्क वापस आ रहे हैं। वो कल सेनेटर और बुध को वज़ीर ख़जाना का ओहदा संभालेंगे। ज़राए के मुताबिक वो सेनेटर होंगे, उसके बाद वो ओथ लेंगे एज फाइनेंस मिनिस्टर। इसहाक डार गुज़श्ता 5 बरस से लंदन में मौजूद थे। लेकिन क़यादत की जानिब से इसहाक डार को पाकिस्तान में महंगाई में कमी और डॉलर को काबू में रखने और मईशत की तरक्की का टास्क दिया गया। नून लीग के अलावा पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत ने इसहाक डार से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। इसहाक डार पाकिस्तान के कामयाब वज़ीर ख़जाना है, तो ये कहना किसी भी तौर पर गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर माशी लिहाज से जितनी भी तरक्की हुई, पार्टी के साथ उनकी अनथक मेहनत और बेहतरीन माशी पॉलिसियों की बदौलत ही मुमकिन हुई है। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, पुलों, मेट्रो ट्रेन, ऑरेंज लाइन ट्रेन, मोटरवे समेत तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स नवाज शरीफ की क़यादत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बर्क रफ्तारी और मेहनत के बाद इसहाक डार की मरहून मिन्नत है। 1998 के एटमी धमाके के बाद जब पाकिस्तान आलमी पाबंदियों का शिकार था, मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की कम तरीन सतह $300 बिलियन पर आ गए थे और दुनिया पाकिस्तान के दिवालिया होने का इंतज़ार कर रही थी। ऐसी नाजुक सूरत हाल में इसहाक डार ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया और एटमी धमाकों के बायस पाकिस्तान पर लगने वाली आलमी पाबंदियों के नतीजे में माशी बहरान में IMF से रेस्क्यू पैकेज पर कामयाब मुज़ाकरात किए, जिस पर मुखालिफिन भी उनके मुतरफ हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब मुल्क माशी तौर पर हिचकोले खा रहा है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो कड़वी गोली खानी थी पब्लिक को खिला चुके हैं। ऐसे में इसहाक डार साहब क्या स्पेस क्रिएट कर पाएंगे, बात करेंगे इस वक्त माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, आज कारोबारी दिन के आगाज़ पर हमने देखा कि स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी मस्बत रुझान मिला, डॉलर भी अंडर प्रेशर रहा, रुपया भी कुछ मुस्तहकम हुआ। यानी इसहाक डार की आमद का सुनते ही डॉलर तो खासा डरा हुआ दिखाई दे रहा है। जी, कुछ ऐसा ही लग रहा है कि दोनों मार्केट जो हैं, स्टॉक मार्केट भी और करेंसी की मार्केट, वो सेलिब्रेट कर रही हैं, वो कोई जश्न मना रही हैं डार साहब के आने पे। स्टॉक मार्केट बड़ी कुछ पिछले कई सेशन से मुसलसल गिर रही थी, आज वो कोई 530 पॉइंट ऊपर है।
ओपन मार्केट जो डॉलर है वो मैंने देखा कोई 7 रुपये इम्प्रूवमेंट है और इंटरबैंक में कोई 2 रुपये 60 पैसे इम्प्रूवमेंट है। तो इसको सेंटिमेंट्स कह सकते हैं, जज्बात कह सकते हैं, डार साहब की जो माजी की कारकर्दगी है उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं कि उसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। डॉक्टर साहब, जो कड़वी गोली हमें खिलाई गई ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू मंथ्स, वो मिफ्ता इस्माइल साहब की सूरत में जो भारी भरकम डिसीजंस करने थे वो हो गए। आपको लगता है कि जो इकोनॉमिक प्रेशर है स्टेट के ऊपर भी और फिर कॉमनर के ऊपर भी आने वाले दिनों में ईज ऑफ होगा? इसहाक डार साहब की जो पॉलिसीज है वो रिफ्लेक्ट करेंगी कॉमनर के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी वजीर खजाना बनेगा उसके पास जिसको हम कहते हैं डिस्क्रेशनरी अथॉरिटी या इकोनॉमिक में कहा जाता है फिस्कल स्पेस, जिसका आसान अल्फाज में मतलब ये है कि पैसे तो हैं नहीं, जब तक माल नहीं होगा तो आप क्या काम करेंगे। IMF से बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए हुए हैं जिसमें आपके पास फिस्कल स्पेस बहुत कम रह जाती है, टैक्स रेवेन्यू इतने हैं नहीं, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, चैलेंजेस बेशुमार हैं और उन चैलेंजेस को डॉज करना, उन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस ढूंढना कोई आसान काम नहीं होगा। बहुत बड़ा क्रेडिट मिफ्ता इस्माइल साहब को ज़रूर जाता है कि अप्रैल के महीने में जो आलमी मंडियां, जो बॉन्ड की मार्केट है, वो एक पैगाम दे रही थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने चला है या डिफ़ॉल्ट होने चला है। तो वो ख़तरा जो डिफ़ॉल्ट का है वो मैं समझता हूँ कि टल गया है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। तो चैलेंजेस बेशुमार हैं और उन चैलेंजेस का सॉल्यूशन ढूंढना जो है वो अब इसहाक डार साहब के ज़िम्मा आ जाएगा और तवक्कुआत मैं समझता हूँ कि बहुत हाई हैं। PMLN को भी और शायद पाकिस्तानी अवाम को भी तवक्कुआत हैं कि इसहाक डार साहब आएंगे तो रुपया स्ट्रेंथन हो जाएगा, डॉलर जो है मज़ीद गिर जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, अवाम को कोई रिलीफ मिल जाएगी। PMLN सोच रही है कि इलेक्शन की तैयारी में हमें इजाफी पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये सारी तवक्कुआत जो हैं मैं समझता हूँ इनको पूरा करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। डॉक्टर साहब, जब हमारे रिजर्व्स कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही, 26-27% नीचे गिरी हैं। दोस्त ममालिक से जो पैसे आने थे वो भी नहीं मिले। कतर के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि कुछ प्री क्वालिफिकेशन कंडीशंस है जिसको मीट करना पड़ेगा और उसके बाद कतर की तरफ से कुछ डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर जो है LNG वाला मामला भी चलेगा। व्हाट मैजिक कैन बी डन? मतलब वो इसहाक डार साहब आएंगे तो उनके हाथ में कौन सी जादुई छड़ी होगी जिसको हिलाएंगे तो उसके बाद डॉलर भी पकड़ में आ जाएगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी कम हो जाएगा? देखिए, हम डिस्कस कर सकते हैं कि इसहाक डार साहब की माजी की जो कारकर्दगी है 2013 से 2017 तक कैसी रही और फिर क्या सराई कर सकते हैं कि अगर उस कारकर्दगी के बिना पे क्या हमें कुछ तवक्कुआत रखनी चाहिए। आपने 2-3 चीज़ों का जिक्र किया, आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया। ये हकीकत है कि 2013 में जब इसहाक डार साहब आए थे उस वक्त तकरीबन $1 अरब की कहीं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती थी और 2015-16 तक 2-3 साल के अंदर वो तकरीबन 3 गुना बढ़ गई, तो $2.6 अरब तक वो पहुंच गई। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो कारकर्दगी है इसहाक डार साहब के ज़माने की वो काफ़ी अच्छी है, पॉजिटिव है। पर कैपिटा इनकम की बात कर लें, जो फीकस आमदनी है, डार साहब जब आए थे 2013 में मुझे याद आता है कोई 1200 के लगभग पर कैपिटा की आमदन थी, $1200 और फिर 2017 में जब वो जा रहे थे तो तकरीबन 35 से 40% उसमें इजाफा आ चुका था, वो कोई 1650-1655 के करीब वो पहुंच गई। जो महंगाई की शरह है 2013 से 2017 तक, आप सोचिए कि 2013 में जब इसहाक डार साहब आए थे तो 7.7% जो शरह थी महंगाई की और 2015 मुझे याद आता है कि महंगाई की शरह 2.5% रह गई। तो ये 3-4 जो मईशत के बड़े इशारे हैं उनके हवाले से इसहाक डार साहब की जो कारकर्दगी है माजी की वो तो अच्छी रही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब लास्टली ये जो फिस्कल स्पेस का आपने जिक्र किया, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गवर्नमेंट ने कुछ पॉपुलर डिसीजंस लिए थे कि पेट्रोल की कीमतें कम कर दी, बिजली के नर्ख कम कर दिए, बावजूद इसके कि IMF की कुछ कंडीशंस थी, इसके बिल्कुल मुखालिफ सुमत में गए और कहा यह गया कि हमने फिस्कल स्पेस निकाली है। एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या अगर पॉलिटिकल आस्पेक्ट ये है कि इसहाक डार को लाके को पॉलिटिकल या पॉपुलर डिसीजंस करने हैं तो को फिस्कल स्पेस क्रिएट की जा सकती?
देखिए, दो चीज़ें मस्बत सिमत में जा रही हैं। एक तो तेल की कीमतें, अभी कुछ महीने पहले जो $130 का बैरल तेल था, वो अब कहीं गिर के $85 पे पहुंच गया है। अब IMF से हमारा एग्रीमेंट है कि हमने जो पेट्रोलियम लेवी है वो इवेंचुअली ₹50 फी लीटर पे लेके जाना है। लेकिन अगर रुपया कुछ स्टेबल हो जाता है और आदमी मंडी में तेल की कीमत जो है वो गिरती चली जाती है, तो शायद एक फिस्कल स्पेस जो है वो इसाकदार के ज़माने में कुछ क्रिएट हो सके। दूसरा, हम जो खाने पकाने का तेल है वो कोई मेरे ख्याल है $3 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं, बड़ा हैवी बर्डन रहता है। आलमी मंडी में जो तेल मलेशियन मार्केट से कोई 7,000 रिंगट का बिक रहा था कुछ महीने पहले, वो अब कोई 3,000 रिंगट पे पहुंच गया, यानी कि वहाँ पे भी तकरीबन आधी कीमत रह गई। तो ये दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं जिनकी हमारी कंजम्पशन बड़ी हाई है, और यहाँ पे शायद फ्यूचर में किसी किस्म की फिस्कल स्पेस जिसका आपने जिक्र किया, कोई इजाफी रिसोर्सेज वसाइल बजट के अंदर आ जाएं जो अवाम को रिलीफ की शक्ल में दिए जा सकें। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। हमारे इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद थे। इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं, उम्मीदें खासी अच्छी हैं, उम्मीदें आवाम ने भी वाबस्ता कर ली हैं कि डॉलर भी अंडर प्रेशर होगा, रुपया मुस्तहकम होगा, फिस्कल स्पेस भी बनेगी और कॉमनर को अल्टीमेटली रिलीफ के दिन भी आन पहुँचे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे सारा इनारा इनाम को इंसाफ मिल पाएगा, ये सवाल उठाएंगे इसके साथ। वेलकम बैक। शहर इक़्तिदार में शौहर के हाथों बेदर्दी से कत्ल होने वाली सारा के केस में पुलिस के सामने यह कहकर लीगल ग्राउंड्स ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि सारा शाहनवाज पर हमला कर रही थी और शाहनवाज ने अपने दिफा में उसे डबल मारा और उसका इरादा सारा को कत्ल करने का नहीं था। यह सवाल यह है कि सारा का मुकदमा लड़ेगा कौन? उसके अपने वालिदैन और भाइयों ने उससे लाताल्लुकी जाहिर की है। इस केस में पुलिस ने सीनियर साफी अयाज मीर को गिरफ्तार करके उनका 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी लिया हुआ है। 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अयाज अमीर और 2 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर मरकजी मुल्ज़िम शाहनवाज अमीर को सीनियर सिविल जज मोहम्मद आमिर अजीज़ की अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस की जानिब से सारा इनाम कत्ल केस की तफ्तीश के लिए मुल्ज़िमान की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिस पर अदालत ने अयाज अमीर का मजीद 1 रोज़ और उनके बेटे शाहनवाज का मजीद 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सीनियर साफी अयाज मीर ने इस केस में अदालत में बयान देते हुए कहा कि वाक़े के वक्त चकवाल में था, वाक़े की इत्तला खुद इस्लामाबाद पुलिस को दी, IG मौजूद नहीं थे तो SP को इत्तला दी गई। वाक़े के वक्त चकवाल में था, वाक़े की इत्तला इस्लामाबाद पुलिस को मैंने दी, इसलिए अब पुलिस इसकी तारीफ भी, इस पर मोतरफ भी है। और उन्होंने मजीद ये कहा कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो कुछ तो सबूत दें, मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मैंने पूरी तफ्तीश में अपना मौक़िफ़ दिया है। सीनियर साफी अयाज मीर ने साथ में ऐलान किया कि वो अपना केस खुद लड़ेंगे। दूसरी जानिब इस केस में एक और अहम डेवलपमेंट उस वक्त सामने आई कि जब मुल्ज़िम की वालिदा और सीनियर साफी अयाज मीर की साबिका अहलिया ने समीना शाह ने मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद की सेशन अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। सारा कत्ल केस में समीना शाह के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए थे, ताहम उन्हें अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया, उन्हें जमानत भी मिल चुकी है। सेशन अदालत में दायर की गई दरख्वास्त में समीना शाह ने वाक़े से मुतालिक अपना बयान जमा कराया, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुल्ज़िमा का नाम मकतूला के चचा चची ने नामजद किया है और दरख्वास्त में कहा गया कि मुल्ज़िमा कई सालों से जाए वक़ुआ फार्म हाउस की रिहायशी है। मरकज़ी मुल्ज़िम शाहनवाज अमीर ने कत्ल से कबल मकतूला की रुखसती के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया और दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मरकज़ी मुल्ज़िम शाहनवाज अमीर ने कत्ल के बाद सुबह 9:12 पर बज़रिया फ़ोन वक़ुए के मुतालिक आगाह किया। मुल्ज़िमा कमरे की जानिब दौड़ी, लेकिन तब तक मकतूला सारा इनाम कत्ल हो चुकी थी। शाहनवाज अमीर को कमरे में बैठने को कहा, तब तक वालिद अयाज अमीर ने पुलिस को आगाह कर दिया था, जिसके चंद मिनट बाद पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनका वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही इस केस की चश्मदीद गवाह है, इसके लिए उनकी ज़मानत कबल गिरफ्तारी मंजूर की जाए। इस केस को लेकर अब बहुत सारे सवालात जहनों में उभरते हैं कि घर तो जाए पनाह होता है, अगर इंसान वहाँ भी महफूज नहीं है तो फिर कहाँ जाए। दूसरा सवाल यह है कि बैसियत कौम हम में सब्र क्यों नहीं है, हम क्यों चुप नहीं रह सकते। हम घर को जहन्नुम से सारी दुनिया के सामने हम मुहज़्ज़ब कौम होने का डंडोरा पीटते हैं, लेकिन अपने घरों में जुल्म और सितम का बाजार गर्म किए रखते हैं। या ज़रूरत सब्र की है कि ऐसे जराइम की कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ऐसी कानून साजी और इस पर अमल दरामद इंतहाई ज़रूरी है जहाँ घरेलू तशद्दुद का शिकार ख़वातीन को फौरी इंसाफ मिले। अब जो ये केस आगे बढ़ेगा यकीनन और परतें खुलती चली जाएंगी, क्योंकि प्रोसिक्यूटर की तरफ से आज अहम इंकशाफात ये किए गए हैं कि असल में ये शादी कुछ पैसे बटोरने के लिए की गई थी और सारा से कुछ पैसे हथियाने का मामला था। आगे चलेंगे तो यकीनन इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट सामने आएंगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल, अल्लाह।